रियल एस्टेट शेयरों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज के खास मेहमान वीके नेगी जुड़ चुके हैं। वीके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और मकान दुकान में अक्सर जो है प्रियंका संभव जी बातचीत करती थी रियल एस्टेट को लेकर के, वहाँ पर कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वहाँ पे समस्याएं हैं। आज हम इस सेक्टर के शेयरों पे बातचीत करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको, और इस थीम से आप तैयारी के साथ आए हैं इस थीम के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर किसी का इंटरेस्ट रियल एस्टेट के अंदर है आज की डेट में। हर कोई लाइफ में अपना मकान भी बनाना चाहता है और जो बिजनेस करते हैं वो अपना ऑफिस और दुकान डेफिनेटली लाइफ में एक बार तो खरीदना चाहेंगे। जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है, हर किसी का इंटरेस्ट इसमें बना रहता है और हर कोई अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहता है। अब नेगी साहब, पहला सवाल आपसे ये होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले, चाहे वो नोटबंदी के बाद एक धीमापन देखने को मिला, फिर जीएसटी, रेरा, कोविड के बाद से हम थोड़ी बहुत रिकवरी देख रहे हैं। यहाँ पर अभी बड़ी चुनौतियाँ क्या क्या दिखाई दे रही हैं, ये रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है, कैसे देख रहे हैं आप इस सेक्टर को? देखिए, सबसे पहली चीज तो कि ये डिसीजंस लिए हैं की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जो अनरेगुलेटेड था वो रेगुलेट हो गया है। काफी हद तक लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्डअप हुआ है और हमें लगता है कि अब ये एक बेहतर मार्केट है पहले के कंपैरिजन में, और रियल एस्टेट को जो देखने का नजरिया है वो लोगों का काफी बदल गया है। दूसरी अगर बात करें तो चुनौतियों में दो मेजर समस्याएं हैं इस समय। एक तो जो सप्लाई डिमांड का गैप है, सप्लाई काफी ज्यादा बनी हुई है मेट्रो सिटीज के अंदर और डिमांड उसके कंपैरिजन में काफी कम है। दूसरा, राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है मार्केट में और धीरे धीरे अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड में कहीं ना कहीं कमी आती है। तो इस तरह की कुछ दिक्कतें हैं। तीसरा, अगर आप देखें बिल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लगातार की सीमेंट की और मेटल्स की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से उनका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गया है और मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब जरा कुछ एक शेयरों की भी बात कर लेते हैं, और हमने कुछ डेटा निकाले हैं कि किस तरह का प्रदर्शन रियल्टी स्टॉक्स का रहा है। तो ग्राफ के जरिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह की स्थिति रियल्टी इंडेक्स पे आप देखिए कि अपने हाई से 20%, 21% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर। और ये तब है जबकि पिछले एक महीने में 13-13.5% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बावजूद हाई से अभी 21% के आसपास की गिरावट है। सबसे ज़्यादा जिनकी पिटाई हुई है उसमें इंडिया बुल रियल एस्टेट है। अभी भी हम देख रहे हैं करीब 63% नीचे है अपने हाई से, जबकि एक महीने में 19% गिरा है। तो आप सोच सकते हैं ऊंचाई से कितनी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी 44% नीचे है, लोडा डेवलपर्स 29% नीचे है, शोभा में हम देख रहे हैं 34% के आसपास का ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन पिछले एक महीने में जो रिकवरी देखने को मिली है उसमें सबसे तेज़ रिकवरी देखने को मिली है शोभा डेवलपर्स के अंदर। 26-26.5% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला। और सबसे धीमी रिकवरी है लोढ़ा के अंदर, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं 3.25% के आसपास का एक महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी रियल्टी जो है वो करीब 21% या 13-13.5% के आसपास का रिटर्न वहाँ पर देखने को मिला है। ये कुछ एक बड़े स्टॉक्स हैं। नेगी साहब, आप ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर में जो लोग पैसे लगा रहे हैं उनके लिए क्या आपको लगता है कि अभी रिकवरी जो देखने को मिल रही है वो बनी रहेगी, या फिर जो हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट हाइक का सिलसिला शुरू हो रहा है उसकी वजह से फिर से सुस्ती देखने को मिलेगी? देखिए, चैलेंजेस तो हैं और बने भी रहेंगे, बट उसके साथ साथ डिमांड भी बनी रहेगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरीके का डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है उसको देखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। और पिछले अगर 12 से 18 महीने का डेटा आप देखते हैं तो 5 से 7% हमें प्राइसेस में भी अप्रिशिएशन देखने को मिला है। तो वो ये इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है मार्केट के अंदर। जितने भी नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट वाले बिल्डर्स हैं, जैसे कि मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, जिनके डिफॉल्ट बहुत कम है या नहीं के बराबर हैं और जिन्होंने डिलीवरी टाइमली दी है, जिनके कस्टमर्स खुश हैं, वो कंपनीज मुझे लगता है कि काफी बेहतर प्रदर्शन करेगी आने वाले समय में और उन्हीं कंपनीज पर नजर बनाकर रख। चलिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी आपसे चर्चा करेंगे आगे कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले जो तमाम इस सेक्टर की जो बड़ी समस्याएं हैं उन पर जरा बातचीत कर लेते हैं। फिलहाल दो बड़ी चुनौतियां का सामना जो है ये सेक्टर कर रहा है। एक तो जो है जो लागत है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि कुछ एक कीमतें, जैसे हमने देखा स्टील प्राइसेस की कीमतें थोड़ी हद तक नीचे आई हुई हैं, और जो कीमतें बढ़ी थी वो डेवलपर्स जो है पास ऑन भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं उससे भी क्या आपको लगता है खासतौर से जो अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है वहाँ पर ज़्यादा असर पड़ता है? अभी भी हम देख रहे हैं लग्जरी अपार्टमेंट में तो डिमांड बनी हुई है, वहाँ पर बढ़ोतरी भी देख रहे हैं, लेकिन जो लोग छोटी ब्याज दरें बढ़ने पर लोग घबरा जाते हैं, वहाँ पे आपको लगता है कुछ असर पड़ेगा? कैसे देख रहे हैं आप, कितना असर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको?
देखिए, हमने एक रिसर्च रिपोर्ट रिसेंटली देखी थी जिसमें ये इंडिकेशन किया गया था कि हिंदुस्तान के अंदर इस समय 3 BHK फ्लैट्स और लग्जरी फ्लैट्स की डिमांड काफी बढ़ गई है। अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड लगातार कम हो रही है, जो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं लोगों के पास लिक्विडिटी की सिचुएशन काफी अच्छी बनी हुई है और इसलिए वो बड़े और बेहतर घर खरीदना चाहते हैं। और बिल्डर्स इस समय सप्लाई कर रहे हैं, वो भी उसी तरह की सप्लाई कर रहे हैं ताकि लोगों को उनकी डिमांड्स पूरी की जा सके। तो हमें लगता है कि जो 3 BHK वाला सेगमेंट है और जो मिड लग्जरी वाला सेगमेंट है उसमें डिमांड लगातार बनी रही। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अब अप्रैल जून का जो क्वार्टर गया है उसमें हम देख रहे हैं कि फिर से थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। अब जो लोग खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन जो लोग पैसे लगा रहे हैं शेयरों पे कि डिमांड बढ़ेगी आने वाले समय में, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खास तौर से ये जितने सेक्टर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होते हैं, वो बैंकिंग हो, रियल्टी हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमने देखा हाई बीटा स्टॉक्स भी में कहा जाता है, मोमेंटम बहुत तेज़ होता है, जब गिरते हैं तो फिर निकलने का मौका भी कई बार हम देखते हैं कि नहीं मिल पाता है। क्या कुछ सावधानियां हैं जो निवेश से पहले देखनी चाहिए रियल्टी में? देखिए, स्टॉक्स की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज तो बैलेंस शीट क्लीन होनी चाहिए कंपनी की। अगर बैलेंस शीट क्लीन है वहां पर डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी के ऊपर डेट बर्डन कितना है इन कंपैरिजन टू द लैंड बैंक ऑफ दैट कंपनी। अगर वो कम है तो डेफिनेटली उस कंपनी में वैल्यू हमें देखने को मिलती है। जैसे मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और इनके पास ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का लैंड बैंक है दिल्ली मुंबई जैसे सिटीज के अंदर। तो हमें लगता है कि ये कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा काम कर सकती है। लैंड बैंक होने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि आने वाले समय में आप प्रीमियम लोकेशंस पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं और जिसकी सेल से आपकी कंपनी में बैलेंस शीट में काफी सुधार देखने को मिलता है। आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पर विवेक जी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या जब रियल्टी शहरों में पैसे लगाएं तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि किन शहरों में डिमांड अच्छी आ रही है? जैसे हम देख रहे हैं बैंगलोर में काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है, मुंबई में अच्छी डिमांड आ रही है, तो क्या किसी शेयर में पैसे लगाने से पहले ये भी देखें कि वो कंपनी कहाँ पर बेस्ड है, जहाँ पर डिमांड है वहाँ पर उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? इन सब चीज़ों को भी क्या रखना चाहिए ध्यान में, या फिर क्लीन बैलेंस शीट ही आपको लगता है कि सबसे बड़ा पैमाना होना चाहिए? देखिए, क्लीन बैलेंस शीट का तो क्राइटेरिया है ही, लेकिन साथ के साथ मेट्रो सिटीज की अगर बात करें, जैसे बेंगलोर की मार्केट काफी अच्छी बनी हुई है, वहां पर डिमांड लगातार काफी अच्छी है। मुंबई हमेशा से प्रॉपर्टी को लेकर काफी हॉट मार्केट रहा है। दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखते हैं तो 2015-16 के अंदर काफी डिफॉल्ट हमें देखने को मिले थे, उसकी वजह से डिमांड में काफी स्लो डाउन देखने को मिला था। लेकिन अभी यहाँ पर काफी अच्छे बड़े बिल्डर्स ने दोबारा से प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पर भी दोबारा से डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि बैलेंस शीट के साथ साथ कंपनी के प्रोजेक्ट्स किस तरीके से चल रहे हैं, उनकी डिलीवरी स्टेटस क्या है, और कंपनी ने जो प्रॉमिसेस किए हैं क्या वो सही समय पर उनको फुलफिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही। अब जो एक सामान्य मिडिल क्लास का जो सवाल होता है वो ये है कि शेयर तो ठीक है, लेकिन अगर घर खरीदना हो और ब्याज दरें महंगी हो रही हैं तो अभी क्या वेट करना चाहिए? क्योंकि ब्याज दरें तो अभी और बढ़ेंगी और अगले साल तक शायद ब्याज दरों में गिरावट का सिलसिला शायद अगले साल से शुरू हो, या फिर आपको लगता है कि वेट करना चाहिए, या अभी जिन स्तरों पे मिल रहा है अगर बजट है तो होम लोन ले लेना चाहिए? देखिए, होम लोन कोई भी लेता है तो मिनिमम 10-15 साल के लिए लेता है और 10-15 साल के अंदर इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा तो होते ही रहेंगे। ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया हमें देखने को मिला है। तो डिमांड इंटरेस्ट रेट पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती है, हालांकि लिक्विडिटी की सिचुएशन इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करेगी। बट हमें लगता है कि जो भी लंबे नजरिए से होम लोन लेता है उससे इंटरेस्ट रेट पर उनका डिसीजन पर कोई बहुत बड़ा फर्क देखने को नहीं। तो ब्याज दरों से बहुत ज़्यादा लोगों के निर्णय बदलते नहीं हैं, ये कहना है विवेक जी का। विवेक जी, अब बस हमारे दर्शकों के भी काफ़ी सारे सवाल हैं, उस पर आए उससे पहले जो अभी हमने आपको एक कई सारे शेयरों की लिस्ट दिखाई थी, उनमें से एक तो आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पसंद आ रही है इस, और लेकिन हमने देखा बाकी शेयरों के मुकाबले यहाँ पर जो रिकवरी है वो बहुत कम देखने को मिली है पिछले 1 महीने की बात करें तो यहाँ पर आप कितनी उम्मीद लगा के रखे हैं? इसके अलावा 18% माफ़ कीजिएगा, 18% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में मिला है। लोढ़ा में हम देख रहे हैं 3-3.25% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का जिक्र आप कर चुके हैं, जो आपको लगता है कि यहाँ पर भी दांव लगाना चाहिए? क्योंकि अपने हाई से सभी काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं और ख़ासतौर से ये इंडिया बुल्स अभी भी 63% नीचे है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी 44% नीचे है, शोभा 34% नीचे है। इनमें से कोई कंपनी है जो आपको पसंद आ रही है निवेश के लिए? देखिए, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपनी है वो डीएलएफ है।
और डीएलएफ ने काफी अच्छे, काफी बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जो काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो हमें लगता है कि डीएलएफ पर नजर बनाए रखी जा सकती है। 440 रुपए का हमारा टारगेट है अगले 12 से 18 महीने के अंदर। तो रियल एस्टेट में बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आप रख सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ ये दो शेयर हैं, अगर आप रियल्टी शेयरों में पैसा लगाना चाह रहे हैं, वहाँ से पैसा कमाना चाह रहे हैं, ये दो शेयर विवेक जी को पसंद आ रहे हैं।